Hello everyone, welcome to our channel Chemistry Academy for IIT JEE and NEET. In the series PYQ discussions of organic of JEE Main, ये हमारा थर्ड एपिसोड है. हम ऑर्गेनिक के पहले 40 क्वेश्चंस ऑलरेडी फर्स्ट एंड सेकंड एपिसोड में डिस्कस कर चुके हैं. Before I start, I'd request you all to please share our channel with your family, friends and peers. Do not forget to hit the like button in the end if you like our video. और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा हो तो अभी के अभी प्लीज सब्सक्राइब इट. So let's start with our question discussion. Question number 1. Question number 1. Match list 1 with list 2. इस पूरे डिस्कशन में ये मैंने बहुत सारी एनसीईआरटी की क्लिप्स या एनसीईआरटी की कटिंग्स अटैच करी है. एंड द पर्पस फॉर ऑल दिस इज टू मेक यू रियलाइज दैट हाउ दे आस्क ईच एंड एवरी क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी कटिंग्स. तो ये आपको बिल्कुल देखना चाहिए ताकि आपसे जितना पॉसिबल हो सके ज़्यादा से ज़्यादा आप एनसीईआरटी की रीडिंग करें. जैसे ये जो है ऑप्शन ए, इट इज़ अ कटायनिक डिटर्जेंट. ये कटायनिक डिटर्जेंट है जिसमें हम टर्शरी अमीन के सॉल्ट्स जो होते हैं उनको यूज़ करते हैं. ये पर्टिकुलर जो है इनकी जर्मिसाइडल प्रॉपर्टीज़ होती है. हाँ, ये एक्सपेंसिव ज़रूर होते हैं इसलिए हर जगह इस्तेमाल नहीं किए जाते, बट इनका बहुत कॉमन यूज़ है कि दे आर यूज्ड इन हेयर कंडीशनर्स. तो अगर आप एनसीईआरटी पढ़कर जाते हैं तो आप इमिडिएटली रियलाइज करेंगे कि आपको ए ऑप्शन जो है वो 4 से मैच करता हुआ दिखेगा. दूसरा जो आपको दे रखा है, दिस इज पैरा अल्काइल बेंजीन सल्फोनेट. दीज आर द अनायनिक रिएजेंट्स. ये जो होते हैं ये अनायनिक डिटर्जेंट्स, अनायनिक रिएजेंट्स होते हैं और इनका इस्तेमाल हम टूथपेस्ट में करते हैं. सो बी का मैच हैज टू बी 2. Okay. Next is this sodium and 18 carbon का carboxylic acid का salt with Na2CO3 and rosinate. This is common thing which is used in the laundry soaps. ये initial आपने शायद 10th में ही पढ़ लिया होगा कि these are the components of laundry soaps. Last जो D है ये है न्यूट्रल जिसे हम कहते हैं डिटर्जेंट्स. और ये न्यूट्रल डिटर्जेंट्स जो हैं these are finally used in घरों की जो डिफरेंट डिफरेंट डिटर्जेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं किचन से रिलेटेड. सो इट इज यूज्ड इन डिश वॉशिंग पाउडर. सो डी का मैच होना चाहिए फर्स्ट. सो अब इसको चेक करते हुए हम यहाँ देखें कि ए को 4, 2 ऑप्शन आ गए, बी को सेकंड और बी को सेकंड करते ही हमारा ऑप्शन बी यहाँ रेडी हो गया है, सी का थर्ड एंड डी का फर्स्ट. सो आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज कमिंग बी. ये जितने भी क्वेश्चन केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ के आए, पर्टिकुलरली इस तरह की कॉम्बिनेशन के या बायोमोलिक्यूल्स, एंजाइम्स, पॉलीमर्स, इस तरह के कॉम्बिनेशन के, तो आप इसे देखते ही प्लीज ना छोड़ें. आप मैच करने की कोशिश करें. मोस्ट प्रोबेबली मतलब अभी तक मैंने जितने भी ये क्वेश्चंस देखे हैं उसमें से मैं कहूँ 90% प्लस क्वेश्चंस तो एक या दो कॉम्बिनेशन आने से ही सॉल्व हो जाते हैं. तो आपको थोड़ा भी अगर याद आ गया एंड मोमेंट पे तो यू कैन स्कोर. और आप जानते ही हैं कि एक एक क्वेश्चन, एक एक मार्क्स जो है आपकी रैंक जमीन आसमान का अंतर कर सकता है. ठीक है, तो आप बिल्कुल एंड मोमेंट तक जो है हर हाल में हर क्वेश्चन को लॉजिकली अप्रोच करने की कोशिश करें. ऐसे नहीं कह रही हूँ रैंडम तुक्का लगाएं और फिर नेगेटिव मार्किंग कर लें, वो नहीं, बट लॉजिकली आप करने की कोशिश करें. काफी बार आपका काम निकलता चला जाएगा. क्वेश्चन नंबर 42, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2. यहां भी आप देखेंगे कि किस तरीके से ये अगेन पूरा क्वेश्चन जो है ये एनसीईआरटी से आया हुआ है ना. ये टेबल आप सबने एनसीईआरटी में देख रखी है कि बैकेलाइट का जो यूज होता है वो आपने इलेक्ट्रिक स्विचेस में देखा है. और यहाँ पर फिर से मेंशन्ड है वर्ड इलेक्ट्रिक स्विचेस. तो ए का मैच आपका जा रहा है विथ 2. ग्लिप्टल जो होता है, ठीक, ग्लिप्टल ये यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए ग्लिप्टल. ग्लिप्टल इज इथिलीन ग्लाइकॉल एंड थैलिक एसिड का कॉम्बिनेशन. इट इज अ पॉलीएस्टर एंड इट इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ पेंट्स एंड लेकर्स. तो बी का मैच आपका आ जाएगा थर्ड. ठीक, बी का मैच हमारा आ रहा है थर्ड. अब हम आते हैं सी पर. सी इज अ पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी. हियर इट इज पीवीसी. It is used for manufacture of raincoat, handbags, vinyl flooring and ये last line आ गई है water pipes.
और यही ऑप्शन, एग्जैक्टली यही ऑप्शन प्रिंट करा गया है 4 नंबर पर, वाटर पाइप्स। पॉलीस्टाइरीन, ये देखिए पॉलीस्टाइरीन, right? This polystyrene is used for as an insulator wrapping material, manufacture of toys, radio and television cabinets. अब फिर से ये लाइन एग्जैक्ट, रेडियो एंड टेलीविजन कैबिनेट्स, यही की यही हुई है, प्रिंट इज ऑप्शन नंबर 1। सो डी का मैच होना चाहिए ऑप्शन 1। वी वांट अ चॉइस जहां पर ए का 2 आ रहा हो, बी को 3 मिल रहा हो, इससे मेरे 2 ऑप्शन चल रहे हैं, लेकिन सी को 4 और डी को 1 करते ही आंसर फाइनल हो गया, और आंसर फॉर दिस क्वेश्चन हैज टू बी ए। Question number 43. L isomer of a compound A gives a positive test with Tollens reagent, diamine silver 1 cation. Treatment of A with acetic acid anhydride yield triacetate derivative. सबसे पहले मैं आपको D and L sugar की कहानी याद दिलाऊं। D and L sugars are mainly derived from glyceraldehyde as a parent. ये है glyceraldehyde parent. इस करेक्ट कन्वेंशनल फिशर ऑफ ग्लिसरल्डिहाइड में अगर OH इज ऑन द राइट हैंड साइड तो ये D शुगर है, और अगर OH इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस कन्वेंशनली करेक्ट फिशर देन इट इज द L शुगर। अब नेक्स्ट पॉइंट जो होता है वो ये है कि दूसरी शुगर्स की भी हम जब बात करें, है ना, हायर की भी बात करें, क्योंकि यहाँ सभी 4 कार्बन की मेंशन है तो मैं भी 4 कार्बन की ही यूज करूं। तो इनमें ये जो थर्ड IUPAC नंबर वाला कायरल सेंटर होगा, अगर इसकी OH राइट में प्लेस्ड हुई, ये कहीं भी हो इससे हमें मतलब नहीं है, तो इट इज अ D शुगर। और अगर इस थर्ड कायरल सेंटर की OH लेफ्ट में प्लेस की गई तो इट इज L शुगर। ओके, तो L शुगर होने के लिए हमें हाईएस्ट IUPAC नंबर्ड कायरल सेंटर की OH को देखना होता है। If it is on the left, then it is L sugar. If it is on the right, then it is D sugar. अगर मैं इसी पॉइंट को सबसे पहले यूज करूं तो मेरे पास C और D ऑप्शन हट गए, क्योंकि ये हाईएस्ट IUPAC नंबर्ड OH आर ऑन द राइट हैंड साइड, सो दीज आर द D sugars। ये तो हो ही नहीं सकती। मेरे पास चॉइस बची A और B, यही बची हैं बस, है ना। अब मुझे ये भी दे रखा है कि पॉजिटिव टेस्ट विथ टॉलरेंस रिएजेंट, उससे मुझे कुछ खास मदद नहीं हो रही है। ट्रीटमेंट ऑफ ए विद एसिटिक एनहाइड्राइड यील्ड ट्राइएसिटेट, ये इंडिकेट कर रहा है कि इट हैज 3 OH, तो वो तो दोनों में ही है, इससे भी मुझे कुछ खास हेल्प नहीं हुई। कंपाउंड ए प्रोड्यूसेस एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड and an optically inactive compound on treatment with bromine water and HNO3 respectively. सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इन अल्डोस शुगर्स पर ब्रोमिन वाटर क्या करेगा और HNO3 क्या करेगा। तो अगर आपने अल्डोस शुगर ली हैं और आपने उसका ट्रीटमेंट ब्रोमिन वाटर से कराया, ड्रॉ करी कि CHO CH2OH OH OH, अगर मैं ये ली, अब इस पर अगर आपने ब्रोमिन वाटर लिया, इफ यू हैव टेकन ब्रोमिन वाटर, तो COOH CH2OH HOH OHH ये बनेगा। ओके, एक तरफ आपको COH मिला, अल्डोनिक एसिड बनेगा। और जब आपने HNO3 से ट्रीट कराया तो आपको दोनों ही एंड्स पर ऑक्सीडेशन मिल जाएगा। ये जो प्राइमरी अल्कोहल पार्ट है ये भी ऑक्सीडाइज हो जाएगा, एंड दीज आर कॉल्ड अल्टारिक एसिड्स। करेक्ट, दीज आर अल्टारिक एसिड, दीज आर अल्डोनिक एसिड्स। तो अब इन दोनों में आप चेक करें, दीज आर ऑल वी हैव ड्रॉन फ्रॉम ऑप्शन नंबर बी। सो अगर हम इनसे यहाँ कंपैरिजन करें तो ये वाला कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव एंड दिस इज ऑल्सो ऑप्टिकली एक्टिव, जबकि हमें यहाँ ये दिया गया है कि ए प्रोड्यूसेस ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड विथ ब्रोमिन वाटर एंड इनएक्टिव विथ HNO3। सो ये कंडीशन आपको ए ऑप्शन में सेटिस्फाई होती हुई दिखेगी, क्योंकि यहाँ पर अगर दोनों COH बन गए तो वह ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड बनेगा विच इज ऑब्टेन्ड इन HNO3। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन हैज टू बी option A. So let's move to question number 44. What does it say?
What will be the major product of the following sequence of reactions? ठीक है, तो क्या सीक्वेंस दी है? हमें सबसे पहले दिया है एन ब्यूटाइल सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच, इसकी रिएक्शन कराई गई है एन ब्यूटाइल लिथियम से। तो ये रिएक्शन सिर्फ एसिड बेस ही होगी, एन ब्यूटाइल सी ट्रिपल बॉन्ड सी माइनस एल आई प्लस, और ये एन ब्यूटाइल एल आई वाला जो है ये ब्यूटेन बनकर अलग हट गया। ये आपका एक न्यूक्लियोफाइल तैयार हो गया है as anion. Now this is made to react with NC5H11Cl. C5, so this will attack here and Cl will be gone. So ये बन गया N-butyl C triple bond C C5H11. Okay, and now it is treated with Lindlar's catalyst, hydrogen. So it is reduction. Here is a point to remember, this particularly has a syn addition and partial reduction of triple bond. ठीक, सो आपको जो भी कंपाउंड बनेगा वो डबल बॉन्ड पर रुक भी जाएगा और सिन बनने से कंपल्सरीली आपको यहाँ सिस अल्कीन ही मिलेगी। ओके, इस पर्टिकुलर केस में आपको सिस अल्कीन ही मिली, एन ब्यूटाइल एक तरफ और C5H11 दोनों एक ही तरफ होने चाहिए। तो आंसर इज सी। ओके, जहां तक सवाल है ए और बी का, वो तो एब्सोल्युटली गलत है, इनमें तो दो दो एन ब्यूटाइल और ये सब लगा दिए, विच इज टोटली इनकरेक्ट। सो आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 44 इज सी। क्वेश्चन नंबर 45, ये रिएजेंट्स अलग अलग दे रखे हैं और हमसे पूछा है कि इस लिस्ट में 1 में जो चेंज दे रखा है वो लिस्ट 2 के किस रिएजेंट से हम कैरी आउट करा सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ए जो है, जो फिनॉल से आपको सैलिसल्डिहाइड बनाने की बात कर रहा है, ये आपको कई बार आप देख चुके हैं 2 एपिसोड में कि ये बहुत रिएक्शन पूछी जा रही है और ये आपको याद ही हो गई होगी कि क्लोरोफॉर्म और NaOH या KOH के इस्तेमाल से रिएक्शन होती है और ये कहलाती है रीमर टीमन रिएक्शन, है ना। यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट जो बनता है वो बनता है ऑर्थो हाइड्रोक्सीबेंजल्डिहाइड विच इज ऑल्सो नोन एज सैलिसल्डिहाइड। ठीक, माइनर बनता है पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। यहाँ रास्ते में आपको जो इलेक्ट्रोफाइल मिलेगा वो होता है डाइक्लोरोकार्बीन। तो ए का जो मैच होना चाहिए आफ्टर दिस होल कंक्लूजन कि ए शुड मैच विथ ऑप्शन नंबर 4। ऐसा करते ही अभी मेरे पास सिर्फ इतना ही हो पाया कि सी ऑप्शन नहीं होगा, लेकिन ए बी डी 3 ऑप्शन अभी कंटिन्यू कर रहे हैं। अब हम मूव करते हैं बी पर। बी में हमें कहा गया है कि फिनॉल है और फिनॉल इज रिड्यूस्ड टू बेंजीन। ये काम जो है ये जिंक डस्ट करता है। ये काम किसका है? ये जिंक डस्ट का काम है कि फिनॉल इज रिड्यूस्ड टू बेंजीन। सो हमारा बी का मैच जो आ रहा है वो थर्ड है। फाइन, क्वेश्चन नंबर सी पर मैं जाती हूँ। सी में हमारे पास है फिनॉल और फिनॉल का ऑक्सीडेशन कर दिया गया है टू पैराबेंजोक्विनोन। ये ऑक्सीडेशन एयर से भी हो जाता है, इतना सिंपल, इतना इजी ऑक्सीडेशन है। तो अगर इसके लिए मैं Na2Cr2O7H2SO4 जैसा रिएजेंट ले लूं, मतलब सी का मैच मैं सी का मैच मैं अगर सेकंड से कराऊं तो ये तो होना ही होना है, राइट। तो ये ऐसा देखते हुए हमारे पास अब दौड़ में मेरे ख्याल से ए ही ऑप्शन बच रहा है। ए को 4, बी को थर्ड, सी को सेकंड। हाँ, डी हम रिवाइज जरूर कर लेते हैं। डी में हमें कहा गया है कि फिनॉल से आपको सिर्फ पैरा पोजिशन पर ही ब्रोमीन लगाना है ना। तो पैरा पोजिशन पे लगाना है तो आपको ब्रोमीन जो है वो CS2 में लेना पड़ेगा एज अ सॉल्वेंट। क्यों? क्योंकि अगर आपने ब्रोमीन वाटर ले लिया होता तब तो आपको 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल बन जाता, विच इज अ वाइट प्रेसिपिटेट। तो ब्रोमीन इन CS2 is used for monobromination of phenol. So let's go to question number 46. Product A of following sequence.
ठीक है, तो हमें सीक्वेंस बनानी होगी। क्या दे रखा है? इथाइल बेंजीन। ये हमारा हो गया इथाइल बेंजीन। इसकी रिएक्शन कराई गई है, देखो, ब्रोमीन आयरन के साथ। ब्रोमीन आयरन मतलब इट इज गोइंग टू बी इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन और मेजर विल सर्टेनली बी पैरा। हाँ, ऑर्थो का चांस जरूर है, बट मेजर इज पैरा। क्लोरीन हीट, ये जब भी क्लोरीन हीट आए इसको यूज करेंगे आप एज रेडिकल क्लोरीनेशन। ओके, इट इज अ रेडिकल रिएक्शन, तो सिलेक्टिव ही हम शुरुआत लेंगे और यहाँ जो एनबीएस टाइप जो बेंजाइलिक पोजीशन है यहाँ पर हमने क्लोरीन लगा लेनी है। लास्ट दे रखा है अल्कोहलिक केओएच। अल्कोहलिक केओएच जो है ये डीहाइड्रोहेलोजनेशन का रिएजेंट है ना? इट इज अ रिएजेंट ऑफ डीहाइड्रोहेलोजनेशन। अब जो ब्रोमीन लगी है रिंग पर ये तो डीहाइड्रोहेलोजनेट हो ही नहीं सकती, तो ये क्लोरीन ही यहाँ से हटेगी। अब क्लोरीन हटेगी तो ऊपर क्या आ जाएगा? ये पैरा पोजिशन पर विनाइल ग्रुप आ गया है, सही? तो आप चेक करिए, आंसर जो आ रहा है वो है डी। पूरा सॉल्व करने पर हमारा आंसर आ रहा है डी, कि ये जो ए मेजर प्रोडक्ट है वो डी ऑप्शन है। So let's move to question number 47. Decarboxylation of all 6 possible forms of diaminobenzoic acids. सबसे पहले तो डायमिनोबेंजोइक एसिड के 6 पॉसिबल आइसोमर्स हैं, ये हम बनाएं। ये देखिए, ये 6 आइसोमर्स मैंने यहां बनाए हैं। देखिए 1 2 इस पोजीशन से, है ना? ये 6 आइसोमर्स आपके सामने बने हुए हैं। अब इन 6 आइसोमर्स में से ये कह रहा है all 6 forms of diaminobenzoic acid yield 3 products. ये ABC। अब कौन सा ABC है वो अभी चेक करते हैं। 3 acids give a product A। इनमें से कोई 3 का सेट जो है वो एक प्रोडक्ट बना रहा है, तो वो है A। 2 acids gives a product B and 1 acid gives a product C। So ये हमारा है सीक्वेंस की कौन सा A है, कौन सा B है, कौन सा C है। 1,3 बेंजीन डायामीन जो है ये ए है। 1,2 बेंजीन डायामीन या ऑर्थो जिसे आप कह सकते हैं ये बी है, और 1,4 बेंजीन डायामीन जो है सी है। अब हमसे पूछ रहा है द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्रोडक्ट सी इज। हम इसमें से सिर्फ इतना ही प्रेडिक्ट कर सकते थे जब एग्जाम लिख रहे होते कि जो भी हो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ पैरा इज गोइंग टू बी हाईएस्ट। बस आप यही जान सकते थे, और ऐसे में आपको यहाँ रिस्क उठा लेनी चाहिए कि अगर इस तरह का रैंडम क्वेश्चन पूछा जाए तो आप हाईएस्ट वाला ऑप्शन टिक करके आ जाएं। ओके, क्योंकि इसका कोई भी डेटा, कोई भी बातचीत एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट दैट पैरा जो है उसका मेल्टिंग पॉइंट इन डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग्स इज हाईएस्ट। इतना ही आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी। ठीक, तो ऐसे में आप कैलकुलेटेड रिस्क लें और डी ऑप्शन टिक कर दें। बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आपको एक एक की वैल्यू पता हो, है ना? लेकिन यहाँ क्योंकि अब हमारा ये क्वेश्चन आ चुका है और मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ, तो मैं आपसे यहाँ डेटा जरूर शेयर कर रही हूँ। ऑर्थो वाले का मेल्टिंग पॉइंट 102 टू 104 डिग्री है। मेटा इज बिटवीन 64 एंड 66 एंड पैरा का 145 टू 147 डिग्रीज पाया जाता है। तो ये 142 was the best possible answer and answer was D. Answer is D. Let's go to question number 48. हमसे पूछ रहा है which is true about Buna N. जब बात Buna N की है तो it is certainly a polymer of 1,3-butadiene and acrylonitrile. What is acrylonitrile? CH2CH C triple bond N. This is acrylonitrile. So when they polymerize, okay, जब ये polymerize करते हैं तो आपको ब्यूना एन मिलता है विच इज अ सिंथेटिक रबर। और बहुत ही इंपॉर्टेंट कमर्शियल इस्तेमाल है ब्यूना रबर के। हम लेटेक्स के हैंड ग्लोव्स वगैरह इससे बनाते हैं। हम काफ़ी सारी ऑयल कैरिंग चीज़ों के गैस्केट्स इससे बनाते हैं। गैस्केट्स मतलब वाइसर टाइप चीज़ जो होती है ना, नल वगैरह में आप देखते होंगे, या अपना जो प्रेशर कुकर होता है उसमें आपने जिसे रिंग हम कहते हैं घरों में, आप अपने घरों में देख सकते हैं कि रिंग किसे कहा गया है, वो सब इससे बनते हैं। आइए, यहाँ क्या पूछा गया है कि विच इज ट्रू।
इट इज अ लीनियर पॉलीमर, वेल बेटर सर्च सम अदर ऑप्शन, क्योंकि ये सी एन साइड में निकलेगा, तो इट इज नॉट परफेक्टली लीनियर. इट इज ऑब्टेन बाय कोपॉलीमराइजेशन ऑफ ब्यूटाडाइन एंड स्टाइरिन. नो, स्टाइरिन नहीं होता है. स्टाइरिन जब होगा तो इट विल बी कॉल्ड ब्यूना एस. इट इज ऑब्टेन बाय कोपॉलीमराइजेशन ऑफ 1,3-butadiene and acrylonitrile. This is the true statement. And the suffix n in buna n stands for its natural occurrence. No, बिल्कुल भी नहीं. Not at all. सो आंसर जो इसका आ रहा है वो है सी. ओके, लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 49. अगेन बायोमोलिक्यूल्स, बट अगेन फ्रॉम एनसीईआरटी. कुछ भी इधर उधर से फालतू नहीं है. कभी इक्का दुक्का कोई क्वेश्चन आ जाए उसको छोड़ देना, घबराना नहीं, है ना. बट एनसीईआरटी आप रीड करते चलो, बल्कि मैं तो कहती हूँ एंड मोमेंट तक जितनी बार हो सके ये चैप्टर्स, ये कुछ पर्टिकुलर फैक्ट्स जितना हो सके पढ़ते जाओ. Given below are two statements. Maltose has 2 alpha D glucose units. ये देखिए एनसीईआरटी में बिल्कुल दिया है कि yes they are 2 alpha D glucose units, है ना. And linked at C1C4. C1C4 से ही लिंक बताया गया, ये रहा C1C4. और लास्ट पॉइंट इज अ रिड्यूसिंग शुगर. तो अगर आपको याद दिलाया जाए कि इफ एनी ऑफ द मोनोमर हैज हेमी एसिटल लिंकेज इन इट, ये रहा यहाँ पर हेमी एसिटल लिंकेज, तो वो रिड्यूसिंग शुगर होगी. और यस, ये आप राइट हैंड साइड पे जहां मैंने रेड से मार्क करा है, ये इसका रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी का रिस्पॉन्सिबल पार्ट है. सो डेफिनेटली ये स्टेटमेंट आपका हो गया ट्रू. Maltose has 2 monosaccharide alpha D and beta D glucose and C1C. ये तो बिल्कुल ही फॉल्स स्टेटमेंट है. तो दोनों में से कोई एक ही सही हो सकता है, दोनों तो बिल्कुल ही सही हो ही नहीं सकते. सो स्टेटमेंट 1 is true, but statement 2 is false. It seems the answer is C. Let's go to question number 50. Match list 1 with list 2. Antipyretic, ये जो वर्ड है PYRE, यही जो होता है ना, ये अग्नि जो है, अग्नि, आग, यही फायर वर्ड इसी को रिप्रेजेंट करता है, अग्नि या आग. ठीक. दोज हु डोंट नो हिंदी, दिस इज हिंदी. सो अगर आपको नहीं आता है तो आई वुड जस्ट से इट इज फायर, है ना. तो एंटीपायरेटिक दैट रिड्यूसेस फीवर. तो हमारा पहला मैच जो आ रहा है, ए इज विथ 3. एनाल्जेसिक, एनाल्जेसिक विल रिड्यूस पेन. एस्पिरिन जैसे इज एनाल्जेसिक. ट्रैंकुलाइजर, ट्रैंकुलाइजर आपके स्ट्रेस को कम करता है. जब आपको बहुत ज्यादा एंजाइटी हो, डिप्रेशन हो, तो ट्रैंकुलाइजर्स का इस्तेमाल किया जाता है. डी एंटासिड, एंटासिड जो है वो पेट में जो एक्सेस एसिड बनता है, जिसे हम कहते हैं एसिडिटी हो रही है, उसको रोकने के लिए, उसके अगेंस्ट ये मेडिसिन यूज की जाती हैं, एंटासिड्स. तो हमारा फाइनल मैच जो जा रहा है वो हो रहा है, ए को थर्ड चाहिए, बी को फर्स्ट. तो ए को थर्ड और बी को फर्स्ट, सी को सेकंड चाहिए. ओके, तो हमारा काम हो गया. आंसर इज ए, डी का 4. सो आंसर फॉर दिस इज ए. Let's go to question number 51. Which one of the following technique is not used, okay, is not used to spot components of a mixture separated on thin layer chromatographic plate? अब जब ये थिन लेयर क्रोमेटोग्राफिक प्लेट की बात की जाती है, तो ये है TLC. ठीक. TLC में हम क्या करते हैं, किसी जार वगैरह के अंदर हम जिससे हमें सेपरेट करना है, उस प्लेट को इसके अंदर हम रख देते हैं टिका के. एक तरीके से मैं कहूँ, आपने इसके अंदर इस प्लेट को ऐसे टिका कर स्पॉट करके रख देना है. आपको जिन चीज़ों को सेपरेट करना है वो यहाँ रख दी. इसके नीचे आपने एक मोबाइल फेज जो है वो रखा, बिल्कुल हल्का सा हम रखते हैं, ज़्यादा नहीं. अब जब ये मोबाइल फेज ऊपर चढ़ेगा तो यहाँ जो मिक्सचर होंगे वो धीरे धीरे सेपरेट होते चले. लेकिन अगर ऐसा है कि आपको ये तो दिख रहा है कि रैंडम कुछ कुछ पॉइंट्स बने हैं, बट कोई कलर ही नहीं है इनका, दे आर कलरलेस, तो आप उन्हें कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कहाँ क्या और कौन सी चीज हो सकती है. तो स्पॉट जो करते हैं ना हम इस थिन लेयर क्रोमेटोग्राफिक प्लेट के ऊपर, वो हम कैसे करेंगे.
तो अगेन रेफरेंस एनसीईआरटी, द स्पॉट्स ऑफ कलर्ड कंपाउंड्स आर विजिबल ऑन टीएलसी प्लेट ड्यू टू देयर ओरिजिनल कलर। जैसे आपने अगर इंक वगैरह ली होती, कोई डाई ली होती, तो वो तो अपने ही कलर से आपको नजर आ जाती। बट द स्पॉट्स ऑफ कलरलेस कंपाउंड्स विच आर इनविजिबल टू आई बट fluoresces in ultraviolet light can be detected by putting the plate under ultraviolet light. So ये option गया, है ना? Another detection technique is to place the plate in a covered jar containing a few crystals of iodine. Iodine gaya. Spots of compounds which adsorb iodine, like starch, will show up a brown spot. तो ये भी आंसर आपका नहीं हो सकता. Sometimes an appropriate reagent may also be sprayed on the plate. For example, amino acid may be detected by spraying the plate with non-hydrogen solution. ये भी गया, spraying of an appropriate reagent. क्या आंसर रह गया? सी, विजुअलाइजेशन एजेंट एज अ कंपोनेंट ऑफ मोबाइल फेज, मतलब इस पर्टिकुलर में ही हम विजुअलाइजेशन का एजेंट इसके अंदर ही डाल दें और फिर उसके मूवमेंट को होने दें। तो ये बिल्कुल गलत है, ऐसा हम नहीं करते हैं और इसलिए आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज सी। क्वेश्चन नंबर 52, द मेजर प्रोडक्ट पी इन दिस रिएक्शन इज। रिएक्शन के लिए हमें है PHCH डबल बॉन्ड CH2Br। जब इसकी रिएक्शन आप HBr से कराएंगे, हाँ, जब तक आप एग्जाम सेंटर से बाहर हैं आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, है ना? आप बिल्कुल जो मैं लिखूंगी चलते रहेंगे। लेकिन क्या होता है जब आप एग्जाम के अंदर होते हैं, एग्जाम हॉल में खुद कर रहे होते हैं और ऑप्शन इस तरीके के बने हों जैसे कि अभी यहाँ हैं, आपको बड़ा कंफ्यूजन होने वाला है कि कहाँ बनाऊं मैं कार्बोकटायन, किधर लूं, कैसा लूं कार्बोकटायन। तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, बेंजाइलिक कार्बोकटायन ही यहाँ बनने वाला है। ठीक, बेंजाइलिक कार्बोकटायन यही आपका मेजर होने वाला है, यही आपका ज्यादा बनेगा। और अब इस पर Br माइनस, तो PHCH CH2 Br, दिस इज योर P प्रोडक्ट। ये C से मैच करता हुआ दिख रहा है। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन हैज टू बी C. Let's go to question number 53. 53, the correct structure of product A formed in the following reaction is. ये रिएक्शन जो है ये कैनिजारो दी हुई है, ओके? और कैनिजारो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तो जाहिर है मैं इसका पूरा मैकेनिज्म से आपको याद दिलाने वाली हूँ। कैनिजारो रिएक्शन जो होती है ये रेडॉक्स रिएक्शन है ना? और अगर एक ही मॉलिक्यूल जैसा कि इस क्वेश्चन में इस्तेमाल किया गया है तो उसे हम डिस्प्रपोर्शनेशन भी बोलते हैं। DO माइनस का अटैक हुआ और हमारे पास पीसेस बन गई PHCH O माइनस और ये OD। ओके, अब ये जो लिखा हुआ है इसमें मैं इस H को थोड़ा ओपन करके ऐसे लिख दूं। क्यों? क्योंकि अब मैं नेक्स्ट स्टेप पर उस H को हाइड्राइड की तरह हटाकर इस पर अटैक कराने वाली हूँ। और ये जो हाइड्राइड एक्सचेंज स्टेप है यही इस रिएक्शन की RDS होती है। तो ये देखो क्या बन गया, PHCOOD प्लस PHCH2O माइनस। ओके, ये तो बन गया CH2 और ये बना O माइनस। लेकिन ये स्ट्रॉन्गर कॉन्जुगेट बेस है और ये स्ट्रॉन्गर एसिड है, तो देयर विल बी एक्सचेंज ऑफ ड्यूटेरियम और PHCH2OD बनेगा और ये रहेगा SPHCOO माइनस। खैर हमारे पास तो सारे ही ऑप्शन हम देख रहे हैं अल्कोहल ही अल्कोहल के भरे पड़े हैं, तो वी हैव टू सिलेक्ट फ्रॉम अल्कोहल। तो PHCH2OD, PHCH2OD, दिस A इज द अप्रोप्रिएट आंसर। D नहीं आया है, देखो यहाँ इसने तो दो दो D लगा दिए और यहाँ इसने एसिड बेस के बाद भी हाइड्रोजन रखा। ये गलतियां हैं बाकी ऑप्शंस में। सो आंसर इज A। ओके, करेक्ट आंसर इज A।
ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि कैनिज़ारो के प्रोडक्ट में नेवर एवर मेंशन दैट द प्रोडक्ट इज़ अ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एन अल्कोहल, ये नहीं बोले। आप प्रैक्टिस ही करेंगे, इट इज़ अ कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट एंड अल्कोहल। That is the right expression because it is basic medium. It is always in the form of salt. Let's move to question number 54. Which one of the following compound is inactive towards SN1 reaction? SN1 रिएक्शन के लिए हमारे पास रास्ते में कार्बोकटायन इंटरमीडिएट बनता है, और कार्बोकटायन जो है वो SN1 प्लेनर इंटरमीडिएट होना चाहिए। तो ऐसी कोई भी चीज जो कार्बोकटायन नहीं बना पाएगी वो ये रिएक्शन नहीं दे पाएगी। ए विल फॉर्म अ वेरी स्टेबल टर्शरी कार्बोकटायन, ये रिएक्शन देगा। ये Cl हटाकर अलाइल कार्बोकटायन, बहुत ही बढ़िया, रेजोनेंस है, देगा। दिस इज फॉर्मिंग 2 डिग्री बेंजाइल, देगा। यहाँ क्या कमी है? दिस पर्टिकुलर सी ऑप्शन जो मैंने मार्क करा, ये ब्रिज हेड कार्बोकटायन बनाए तो रिएक्शन दे, लेकिन ब्रिज हेड पर इस तरह से sp2 कार्बोकटायन बन पाना इज नॉट पॉसिबल, एंड देयरफॉर सी ऑप्शन कैन नॉट गिव SN1 and even SN2 reaction. So answer for question number 54 is C. Question number 55. Stability of alpha helix structure of proteins depends upon. Alpha helix इस तरीके का structure जो है वो हमारा जो प्रोटीन होता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, उसके अंदर ये देखा जाता है ना। हेलिकल स्ट्रक्चर जो है वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन होता है। दूसरा जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है वो बीटा प्लीटेड होता है ना। एक तो अल्फा हेलिक्स आपको देखने को मिलेगा और एक देखने को मिलता है बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर, ये दोनों होते हैं। अब आप देखिए कि ये जब इस तरह से मुड़ता है तो प्रोटीन का जो कार्बोनिल और NH है, इनके बीच में जो डॉटेड लाइंस दिखाई गई है ना, ये सब हाइड्रोजन बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट कर रही हैं। अगर ये इस तरह से नहीं एच बॉन्डेड होते तो ये स्प्रिंग की तरह जंप कर रहा होता, कंप्रेस एंड एलोंगेट एंड कंप्रेस एंड एलोंगेट। नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो उसको स्टेबिलिटी कौन देता है? उस स्ट्रक्चर को स्टेबिलिटी देती है एच बॉन्डिंग, अदरवाइज ये मूविंग और अजीब सा इलास्टिक सा स्ट्रक्चर होता। ठीक, तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी चाहे वो अल्फा हेलिक्स की पूछी जाए या बीटा प्लीटेड की, दोनों की स्टेबिलिटी इज ड्यू टू एच बॉन्डिंग इंटरैक्शन। लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 56. आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन। चलिए, सबसे पहले हमें एनिलीन की रिएक्शन ब्रोमिन वाटर से करानी है। खैर, एनिलीन तो इतना रिएक्टिव है कि आप चाहे ब्रोमिन वाटर लीजिए, चाहे ब्रोमिन इन CS2 लीजिए, दोनों ही कंडीशन में इट फॉर्म्स अ ट्राइब्रोमो डेरिवेटिव, है ना। ट्राइब्रोमो एनिलीन बन जाएगा। दिस ट्राइब्रोमो एनिलीन इज रिएक्टेड विद NNO2 प्लस HCl। NNO2 प्लस HCl मतलब अब हमें यहाँ डाइजोनियम बनाने को कहा जा रहा है। डाइजोनियम क्लोराइड बन गया और ये तीनों ब्रोमीन पे नो इफेक्ट रहा। लास्ट इज कि इसको H3PO2 से ट्रीट कराइए। H3PO2 मतलब ये रिडक्शन हो जाएगा, डाइजोनियम हटकर हमारे पास सिर्फ ये ट्राइब्रोमोबेंजीन आंसर बचा। नाइट्रोजन चला गया, नाइट्रोजन अब बचा ही नहीं। करेक्ट, तो आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है सी। आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 56 इज सी। Let's go to question number 57. The correct IUPAC name of the following compound is. आइए थोड़ा रिवीजन करें। जब भी आप IUPAC नेम की बात करते हैं, जो प्रेफरेंस होगा, सबसे ज्यादा आप इंपॉर्टेंस जो देंगे नाम देते वक्त, वो सबसे ज्यादा सेकेंडरी सफिक्स को देंगे। उसके बाद आप प्राइमरी सफिक्स को इंपॉर्टेंस देते हैं। प्राइमरी सफिक्स मतलब इन एंड आइन की बात की जा रही है। इसके बाद कुछ भी जो सब्सटेंट होंगे वो सब एक जैसे ही इंपॉर्टेंस पाएंगे। सब्स्टिट्यूएंट और सेकेंडरी आप फंक्शनल ग्रुप भी अगर उसके अंदर कुछ हुए जिन्हें आप लेस प्रिफर्ड है, वो भी अब प्रीफिक्स की तरह ही लगेंगे। तो ये सारे
अलग अलग तरह के प्रीफिक्सेस लास्ट प्रायोरिटी पाते हैं। तो हम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस मोस्ट प्रिफर्ड फंक्शनल ग्रुप को देंगे, है ना। ये सेकेंडरी सफिक्स किसका लेंगे हम? मोस्ट प्रिफर्ड फंक्शनल ग्रुप का। अब हमारे इस पर्टिकुलर कंपाउंड में हमारे पास अल्डिहाइड है, कीटोन है, ईन है और नाइट्रो है। 4 चीजें हैं। और इन सब में अगर मैं प्रेफरेंस की बात करूं तो सबसे ज्यादा प्रेफरेंस जो होता है वो अल्डिहाइड का होता है। देन इट इज ऑफ कीटोन, देन इट इज ऑफ इन एंड देन इट इज ऑफ नाइट्रो। बल्कि नाइट्रो का तो कोई सफिक्स है ही नहीं, ये तो सिर्फ प्रीफिक्स ही रखता है ना। तो हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है अल्डिहाइड को। और क्वेश्चन ने इस बात का वैसे ही ध्यान रखा है, सारे ऑप्शन एंड हो रहे हैं अल से, है ना। तो अगर आपको ये बात नहीं याद आई होती तो भी आपका यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। नाउ द होल क्वेश्चन डिपेंड्स ऑन द नंबरिंग। नंबरिंग आप कहां से करेंगे? तो जब डिसाइड हो चुका है ये प्रिफर्ड है तो ये 1 2 3 4 5 6 and this is 7. So it is decided that it has to be something जो hept root word लेना चाहिए। हेप्ट हेक्स। तो डी ऑप्शन बाहर हो गया क्योंकि वो हेक्स 3 इनाल की बात कर रहा था, वो गलत हो गया। अब हम देखें कि हमारी डबल बॉन्ड की पोजीशन कहाँ है, तो वो 4 पर आ रही है, जबकि ए और बी में ये 3 इनॉल है, तो ये गए। देखते ही अभी तो पूरा चेक किए बगैर ही आई एम प्रिडिक्टिंग कि इसका आंसर जो है वो सी होना चाहिए। आइए चेक करते हैं बाकी चीजें भी। हाँ, 4 इनाल हमारा मैच कर गया है। 1 2 3 3 ऑक्सो, यस। 6 नाइट्रो, 4 मिथाइल, यस। दूसरी चीज आप ये जब पा जाएंगे कि पोजीशन सही है, आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर भी चेक करना चाहिए। एम एन ओ, यस, सही लिखा गया है। इनाल देते वक्त इन का ई हटा दिया गया क्योंकि आपका जो सेकेंडरी सफिक्स है इट इज स्टार्टिंग विद अ वॉवेल साउंड। सो सारे रूल्स को फॉलो करते हुए सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 57 आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 58 वेरी इंपॉर्टेंट। आई डोंट नो कितने सालों से और कब तक ये क्वेश्चन आता ही रहेगा, चाहे मेंस हो चाहे एडवांस। हर साल हर सेशन में ये चीज रिपीट हो ही रही है ना। अलग अलग तरह से पूछते हैं, लेकिन ये जो एनसीईआरटी में लिखा है कि अगर आपने एनिलीन का नाइट्रेटिंग मिक्सचर से नाइट्रेशन कराया तो आपको पैरा 51% है ना, पैरा 51 सबसे ज्यादा, उसके बाद आपको मेटा 47 और ऑर्थो बहुत ही कम 2% मिलता है। ठीक, ये क्वेश्चन इसी ऑर्डर को कभी पूछते हैं, कभी रीजन पूछते हैं, कुछ ना कुछ इससे कंटिन्यूअसली पूछा जा रहा है। तो इसको हम बिल्कुल ध्यान से देखें। विथ रिस्पेक्ट टू द फॉलोइंग रिएक्शन, एनिलीन का आपने कराया है नाइट्रेटिंग मिक्सचर से नाइट्रेशन एट 288 केल्विन प्रोडक्ट्स। ठीक, हमें इनमें से करेक्ट आंसर्स सिलेक्ट करने हैं। ठीक, तो पहले 2 ऑप्शंस की बात करी जाए। ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन एंड पैरा नाइट्रो एनिलीन आर द predominant products. That is false. Para nitroaniline and meta are the predominant products. That is correct. तो B has to be the part of the correct statements. B होना चाहिए, A नहीं होना चाहिए। तो ये आंसर्स 2 हटाओ। अब आई बात C और D में से क्या होगा। इसके लिए आपको इस नाइट्रेटिंग मिक्सचर का मैकेनिज्म देखना होगा, है ना। हम अगर HNO3 की बात करें तो HNO3 और H2SO4 की एसिडिक स्ट्रेंथ जब कंपेयर करी जाती है तो H2SO4 इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड एंड उसके सामने कंपैरिजन बात है, ऐसा नहीं कि HNO3 वीक एसिड है, लेकिन H2SO4 के सामने इट इज अ वीकर एसिड। तो जब इनमें आपस में रिएक्शन होती है तो वीक एसिड जो है वो स्ट्रॉन्गर एसिड से H+ लेगा और स्ट्रॉन्गर एसिड से H+ लेगा तो ये H2O पॉजिटिव NO2 और ये बन जाएगा HSO4 माइनस। तो हमने यहाँ क्या देखा, यहाँ ऑब्जर्वेशन ये हुई कि ये HNO3 is acting as a base and H2SO4 is acting as
एन एसिड, है ना? और ये जो प्रोटोनेटेड HNO3 है, इसी से इस रिएक्शन के कारण ही आपके पास इलेक्ट्रोफाइल तैयार होता है, जिसका नाम होता है नाइट्रोनियम आयन। नाइट्रोनियम आयन जो नाइट्रेशन में अब बेंजीन रिंग पर अटैक करता है। ठीक, सो अब सी और डी को चेक कर लेते हैं। HNO3 एक्ट एज एन एसिड, नो। H2SO4 act an acid, yes, true. तो B and D करेक्ट स्टेटमेंट में होना चाहिए, एंड therefore आंसर इज C। इस रिएक्शन के बारे में थोड़ी सी बात और कर ली जाए कि ऐसा क्यों है कि आपको पैरा के बाद मेटा इतना ज्यादा देखने को मिल रहा है ना? इसको एक बार डिस्कस कर लें। तो जब एनिलीन एसिडिक मीडियम में लिया जाता है, तो बहुत लार्ज अमाउंट जो इसका होगा वो डेफिनेटली एसिड बेस रिएक्शन में चला जाता है। कंडीशंस आप देखें, HNO3 H2SO4 है, हाईली एसिडिक है, ये इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा। अब इस इक्विलिब्रियम में से अगर इस पर अटैक होता है NO2 प्लस का, क्योंकि ये जीरो तो हुआ नहीं है, तो आपके पास पैरा और ऑर्थो बन रहा होता है, और इस पर अटैक होता है जब NO2 प्लस का, तो आपके पास मेटा प्रोडक्ट बन रहा होता है, और इसलिए आपको मेटा का इतना बड़ा परसेंटेज देखने को मिला है। ठीक, लेकिन अभी भी मेटा इज नॉट डोमिनेटिंग ओवर पैरा, बिकॉज डिस्पाइट ऑल दिस थिंग एनिलीन इज अ वीकर एसिड। तो इक्विलिब्रियम में इट इंडिकेट्स दैट स्टिल एनिलीन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रहा होगा। हाँ, अगर आपने ऐसा कोई बेस ले लिया होता यहाँ एनिलीन की जगह NHME या NME2, तो 100% मेटा उस कंडीशन में मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा। क्लियर? लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 59। 59 हमें जो H प्लस यहाँ पर दे रखा है, और H प्लस से इस पर्टिकुलर कंपाउंड की रिएक्टिविटी के बारे में कुछ सवाल है। अल्कोहल है और कंडीशंस एसिडिक हैं, तो सबसे पहली स्टेप ये होने वाली है कि प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल होगा, तो ये बन जाएगा OH2 प्लस मिथाइल एंड मिथाइल। इस प्रोटोनेशन के बाद ये वाटर हट जाएगा, और आपके पास जो कार्बोकटायन तैयार हुआ वो ये ऐसा 2 डिग्री। जब आपके पास 2 डिग्री कार्बोकटायन या कोई भी कार्बोकटायन आए, तो आप उसके एडजेसेंट दोनों पड़ोसियों को इंस्पेक्ट करें और देखें कि क्या ये किस साइड रीअरेंज कर सकता है। Once you decide which side you want this carbocation to shift, step 2 is on that position, which are the groups available. Once you identify the groups, then you go for the migratory aptitude, जहां H pH, ये हमारे सिलेबस में ऐसा है, otherwise it is H greater than equal to pH. Okay, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री अल्काइल, ऑर्डर ऑफ माइग्रेशन ये होता है, इसको फॉलो करें। ठीक, लेकिन क्वेश्चन हमेशा चेक कर लें, कई बार ये हो सकता है कि माइग्रेशन का ऑर्डर क्वेश्चन ही कह रहा हो कि आप ये गिवन ऑर्डर का इस्तेमाल करें, और हो सकता है वो इस ऑर्डर से चेंज कर कर पूछ रहा हो। सो बी अवेयर, हमेशा क्वेश्चन की रीडिंग अच्छे से कर लें, है ना? यहाँ नहीं है ये दिक्कत, चलेगा, लेकिन हो सकती है। द मेजर प्रोडक्ट पी ऑफ द गिवन रिएक्शन वेर एमी इज मिथाइल, H प्लस आपको मेजर प्रोडक्ट पूछा गया है। तो हमने डिसाइड तो कर लिया कि हमें इसे रीअरेंज कराना होगा। मेरे पास ज़्यादा दिक्कत नहीं, क्योंकि चॉइसेस इज 2 मिथाइल, है ना? एंड देन आई हैव टू एलिमिनेट एंड फॉर्म अ डबल बॉन्ड। आई वुड प्रेफर, मेजर प्रोडक्ट वर्ड दे दिया गया है, तो मोर सब्स्टिट्यूटेड, मोर हाइपोकॉन्जुगेटिव अल्कीन, दिस शुड बी द आंसर, राइट? और ये आंसर सी मैच कर रहा है इससे। लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 60। व्हेन शुगर X इज बॉइल्ड विद डाइल्यूट H2SO4, ये जो टर्म है डाइल्यूट H2SO4, इसका मतलब है ये क्या करा रहा है? ये करा रहा है हाइड्रोलिसिस ऑफ शुगर, और हाइड्रोलिसिस कराकर उस ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज को ब्रेक करने का काम यहाँ करा गया है। टू आइसोमर्स A एंड B आर फॉर्म, दे आर आइसोमर्स। ऐसा नहीं कहा गया है कि वो स्टीरियो है या ज्योमेट्रिकल है, क्या है, लेकिन दो आइसोमेरिक कंपाउंड ये कह रहा है आपके बनेंगे, मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हैज टू बी सेम। A on oxidation with HNO3 gives सैकरिक एसिड। सैकरिक एसिड बना रहा है, इसका मतलब है कि दोनों ही कॉर्नर्स पर इसके 2 COH आए हैं, है ना?
A on oxidation gives saccharic acid. तो इसका मतलब A is a aldose sugar, ठीक? Whereas B is levorotatory. B के बारे में ऐसा कोई मेंशन नहीं किया गया है, पर B अगर लीवोरोटेटरी है तो ये फ्रुक्टोज की बात करी गई है। अगर आप इतना पढ़ने पर भी याद नहीं कर पाए तो यू नीड रिपीट रीडिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर पैराग्राफ फ्रॉम योर एनसीईआरटी। सुक्रोज की कैरेक्टरिस्टिक है ये पूरी। सुक्रोज जो है when it is boiled with dilute H2SO4 in alcoholic solution, तो it is called inversion of sucrose, right? और वो क्या होता है? देखिए ये जो अल्फा डी ग्लूकोज है ये ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज ओपन हो जाएगा और एक आपका मॉलिक्यूल बन रहा है अल्फा डी ग्लूकोज, तो ये आपका ए बनेगा क्योंकि ये अल्डोज शुगर हुई। वेरेज बी जो है वो उसका आइसोमर तो है पर इट इज लीवोरोटेटरी, तो बिल्कुल सही बात है कि जब इसका हाइड्रोलिसिस होता है तो लीवोरोटेटरी फ्रुक्टोज बनता है and glucose is dextrorotatory. Since the lever rotatory of fructose, a lever rotation of fructose is more than the dextrorotation of glucose, overall mixture is lever rotatory. Thus, hydrolysis of sucrose brings about a change in the sign of rotation from dextro to levo, and the product is named as invert sugar. It is one of the sweetest mixture which is obtained. बहुत ही मीठा, बहुत extreme मीठा ये मिक्सचर बनता है। सो व्हेन शुगर एक्स इज बॉइल्ड, तो ये शुगर एक्स आपकी क्या हुई? ये एक्स हो गई है आपकी सुक्रोज। करेक्ट आंसर इज सुक्रोज यानी बी। तो इसी के साथ हमारा एपिसोड 3 ऑफ 2022 जून सेशन खत्म होता है। इसके बाद हम एपिसोड 4 में बचे हुए 17-18 क्वेश्चंस जो हैं वो और करेंगे और जून का डिस्कशन हमारा खत्म हो जाएगा। After that, I'll go for the July session. But I want you to comment and tell me in the comment box of this video that after that July, you want 2023 January attempt questions to be discussed or you want 2021 questions to be discussed. So please tell me which year you want. जो भी मुझे majority comments मिलेंगे वो मैं उसी को यूज करते हुए आगे के डिस्कशंस का काम करूंगी। So just let me know which direction you want to go from 2022, you want to go to 23 or you want to go 21 discussion. So I hope you like this particular episode 3rd of the PYQs discussion. If so, please hit the like button, share and subscribe our channel. Thank you everyone.